हाँ बाबू लोग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हम लोग प्रीवियस क्लास में कुछ बेसिक बातें किए थे हीट से रिलेटेड, है ना। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो आप हेडिंग दे थर्मोडायनेमिक्स और इसमें पहले एक पॉइंट लिखें थर्मोडायनेमिक्स किसे बोलते हैं ना, कौन से फिजिक्स के कौन से ब्रांच को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम लोग कन्वर्जन बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल वर्क, है ना, ये पढ़ते हैं। तो इसमें कुछ लिखें। इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी। इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी between bodies and conversion of the heat. Between bodies and conversion of the heat energy, heat energy into mechanical energy and vice versa. It is basically the study of exchange of heat energy between bodies and conversion of the heat energy into mechanical energy and vice versa. ठीक है। तो इसके बाद आप यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को कुछ समझना होगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। बेसिकली हम लोग यहाँ सिस्टम को अगर जनरल वे में डिफाइन करें तो जैसे अगर हम लोग अपने क्लास की बात करें, है ना, जैसा भी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हम हमारे लिए जो भी ये रूम है ना, जिस रूम में हम पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक सिस्टम हो गया। मतलब जो भी ऑब्जर्वर है, जो भी एनालाइजर है, जैसे कि मैं ऑब्जर्वर हूँ, तो हमारा ऑब्जर्वेशन, हमारा कंसिडरेशन स्पेस के जिस जिस रीजन पे है, दैट इज सिस्टम फॉर मी। एंड उसके बियॉन्ड जो, उसके अलावा जो स्पेस रीजन है, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। एंड सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच एक इमेजिनरी बाउंड्री लाइन होता है, इमेजिनरी सरफेस कह सकते हो, जिसे हम लोग बाउंड्री सरफेस या बाउंड्री लाइन बोलते हैं, है ना। तो आप हेडिंग दे थर्मोडायनेमिक सिस्टम और इसमें लिखें a thermodynamic system is defined as a quantity of matter, of fixed mass and identity on which attention is focused for study. पैराग्राफ चंद्र में लिखें everything external to the system is the surroundings, comma, and the system is separated from the surroundings by the system boundaries. Full stop. These boundaries may be either movable or fixed. यहाँ पे कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लो कोई ऐसा आर्बिट्ररी शेप का कोई कंटेनर है, मान लो इस तरह से एक स्पेस रीजन है ना। ये हमने बाउंड्री सरफेस को शो करा है। एक बाउंड्री के इनसाइड का रीजन है, स्पेस है, और एक बाउंड्री के आउटसाइड का स्पेस है ना। तो ये जो बाउंड्री के इनसाइड है, दिस इज द सिस्टम, एंड इसके इस सरफेस के जो बाहर है, दैट इज सराउंडिंग। और ये जो सरफेस देख रहे हो, दिस इज बाउंड्री। तो अगर हम लोग इस क्लास की बात करें तो हमारा कंसिडरेशन अभी इस क्लास पे है, तो दिस क्लास इज सिस्टम फॉर मी, एंड इस क्लास के बाहर जितने भी स्पेस हैं, दैट इज द सराउंडिंग फॉर मी, है ना। इसको सिंपल शब्दों में इस तरह से भी समझ सकते हो कि जैसे अगर हम लोग बात करें अभी इंडिया की, है ना, तो नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके व्यू से अगर देखा जाए तो उनका कंसिडरेशन हमारे इस कंट्री पे होगा,
है ना। उनका फोकस हमारे इस कंट्री पे होगा कि इस कंट्री में कहाँ पे क्या डेवलप करना है, किस चीज़ को डेवलप करना है ना, किस तरह से डेवलप करना है, कहाँ पे ध्यान देना है। मतलब उनके लिए एक सिस्टम क्या हो गया, हमारा ये देश कंट्री इंडिया, है ना। एंड इंडिया के बाहर जो भी स्पेस हो गया, जो भी आप रीजन कर सकते हो, दैट इज दिस सराउंडिंग फॉर आवर प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो इंडिया इज द सिस्टम एंड आउट ऑफ द स्पेस और रीजन इज सराउंडिंग। तो उसी तरह से है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें कि इंडिया अगर सिस्टम है और इंडिया के बाहर जितना भी आप स्पेस देखो, इंडिया के बाहर जो भी स्पेस है, तो अगर हम लोग इंडिया और इंडिया के अलावा जितना भी आप रीजन जानते हो, जो भी स्पेस, जहाँ तक आपका ये मतलब यूनिवर्स कर सकते हो, है ना, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, तो सिस्टम एक छोटा सा उसका पार्ट हो सकता है, बाकी सिस्टम से हटकर वो सराउंडिंग है। तो अगर सिस्टम और सराउंडिंग को हम लोग ये कंबाइन करें तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पूरे यूनिवर्स का स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो यहाँ से कर सकते हैं सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल्स टू यूनिवर्स। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू यूनिवर्स। हम लोग यहाँ आगे बढ़ने के लिए कुछ और भी इंट्रोडक्ट होंगे, जैसे कि सिस्टम की जहाँ तक बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान दें। मान लो इस तरह से कोई कंटेनर है ना, इस तरह से सपोज कोई कंटेनर है, कंटेनर का ये वॉल हो गया। तो दिस इज द सिस्टम, यहाँ मान लो गैस मॉलिक्यूल्स है ना, एंड इस बाउंड्री के बाहर जो स्पेस है दैट इज सराउंडिंग। ये जो वॉल है, कभी कभी क्वेश्चन में हम लोग अभी वो वर्ड्स देखेंगे जो क्वेश्चन में जनरली पूछा करता है, लिखा करता है। जैसे कभी कभी आपको लिखेगा एडियाबेटिक वॉल, एडियाबेटिक वॉल, और नॉन कंडक्टिंग वॉल। क्वेश्चन में लिखेगा कि जो कंटेनर है उसका जो ये वॉल है वो कैसा है, एडियाबेटिक वॉल है या फिर नॉन कंडक्टिव वॉल है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो इसका मतलब क्या समझेंगे, दिस मीन्स इट मीन्स नो एनी exchange of heat can take place between system and surrounding। अगर कहीं पे क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई भी हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, एंड और भी इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में सपोज कुछ इस तरह से लिखा, ये सिस्टम है, यहाँ गैस मॉलिक्यूल्स है ना, एंड दिस इज द वॉल, एंड क्वेश्चन ने बोला, क्वेश्चन ने लिखा है कि जो कंटेनर है उसका जो वॉल है वो कंडक्टिंग वॉल। अगर क्वेश्चन में कंडक्टिंग वॉल लिखता है तो इसका मतलब होगा heat can exchange between system and surrounding।
और ये तब तक एक्सचेंज होगा जब तक कि टेम्परेचर सराउंडिंग और सिस्टम का सेम ना हो जाए, है ना। हीट कैन एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एंड टेम्परेचर बिकम सेम। इसी तरह से अगर हम लोग और भी देखें, जैसे क्वेश्चन कभी कभी बोलता है ये जो कंटेनर है इसका जो वॉल है वो डाइथर्मिक है, डाइथर्मिक वॉल। मान लो इसने लिखा डाइथर्मिक वॉल, है ना। ध्यान होगा एक क्वेश्चन में हम लोगों ने केटीजी में करा था जिसमें डाइथर्मिक वॉल बोला था, डाइथर्मिक सेपरेटर बोला था। तो यहाँ पे जो डाइथर्मिक वॉल लिखा गया है इसका मतलब क्या है, यहाँ भी हीट एक्सचेंज होगा, हीट कैन एक्सचेंज स्लोली। यहाँ भी हीट एक्सचेंज होगा बट कंडक्टिंग के केस में जो एक्सचेंज होगा उसके कंपैरिजन में इसमें जो एक्सचेंज होगा वो थोड़ा स्लो होगा, ठीक है, इसमें स्लो प्रोसेस होगा इन कंपैरिजन टू कंडक्टिंग वॉल। तो हीट कैन एक्सचेंज स्लोली एंड टेम्परेचर बिकम सेम, ठीक है, इस तरह से। तो ये कुछ बेसिक बातें थे जो हमने बतलाया, है ना। इस तरह से और भी हम लोग अभी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, तो अगर हम लोग इसी पे और भी आगे चर्चा करें, जैसे कि सिस्टम जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्लोज सिस्टम हो सकता है, ओपन सिस्टम हो सकता है, आइसोलेटेड सिस्टम हो सकता है ना। तो इसे आप नोट कर लेना, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे यहाँ ध्यान दें, मान लो इस तरह का कोई सिस्टम दिया गया है। हम लोग यहाँ पे जो सिस्टम है वो गैस को जनरली मानते हैं, जनरली हम लोग सिस्टम किसको मानते हैं यहाँ, गैस को। ये एक कंटेनर है, अभी हम लोग एक्चुअली बेसिक बातें कर रहे हैं। ये सारी बातें हमें कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे उसमें आएंगे, और ऐसा ना समझे कि हम लोग ये सब फालतू की बातें पढ़ रहे हैं। ये बेसिक बातें हैं, है ना, और बड़ी बातों का आधार तो बेसिक बातें ही होती है, तो इसलिए फालतू की बातें नहीं है। ये सब आपको मालूम होगा तभी आप आगे अच्छे से समझ पाओगे, क्वेश्चन में डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो मान लो जैसे क्वेश्चन में कभी कभी लिखेगा आइसोलेटेड सिस्टम, सपोज क्वेश्चन में क्या लिखा, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अगर आइसोलेटेड सिस्टम लिखता है तो आइसोलेटेड सिस्टम में ये जो वॉल है ना, ये आपको कैसा होगा, एडियाबेटिक वॉल, एडियाबेटिक वॉल। तो ये जो वॉल है वो एडियाबेटिक है, मतलब ये हीट को एक्सचेंज नहीं होने देगा, सराउंडिंग और सिस्टम के बीच कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। एंड देख रहे हो कि एक जो कंटेनर है वो चारों तरफ से क्लोजली पैक्ड है, मतलब जो सिस्टम, मतलब जो गैस है उसका अमाउंट चेंज नहीं होगा। जो नंबर ऑफ मोल्स अभी है वही कुछ देर बाद होगा और उसके भी कुछ देर बाद होगा, है ना। मतलब यहाँ पे ना तो मास का एक्सचेंज हो पाएगा और ना यहाँ पे हीट का एक्सचेंज हो पाएगा। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग इसे कह सकते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, मास एंड एनर्जी। आइसोलेटेड सिस्टम में मास एंड एनर्जी कांट बी एक्सचेंज बिटवीन
सिस्टम एंड सराउंडिंग। वैसा सिस्टम जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच ना मास का ट्रांसफर हो, ना मास का एक्सचेंज हो, ना ही ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो, है ना। तो वैसे सिस्टम को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम, ये आइसोलेटेड है, इससे बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ये आइसोलेटेड बिल्कुल अकेला है ना। जो है बस इसी के पास है, इसे कोई ना देने वाला है ना ही इसे कोई लेने वाला है, आइसोलेटेड है बिल्कुल। और ये तो और भी अच्छी बात है। अभी तो आप ये कोरोना का संकट काल चल रहा है ना, जिसमें आप बहुतों बार अनेकों बार सुने होंगे आइसोलेट करना है, आइसोलेट करना है ना। तो इससे अच्छा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है अभी के समय में, है ना। तो आइसोलेट का मतलब यही है कि बिल्कुल अकेला, उससे बाकी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो अकेला इंसान है बस, है ना, इंडिपेंडेंट। तो याद रखिए। इसके बाद अगर और भी कुछ सिस्टम की बात करें, ये हमारा सिस्टम हो गया। एंड क्वेश्चन में कभी कभी आपको लिखेगा क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होगा, और ये मान लो क्या है, कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग वॉल लिखा गया, ठीक है। कंडक्टिंग वॉल है तो ये हीट एनर्जी को अलाउ कर सकता है। वो ये जो सिस्टम है, वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, बट मास का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जो क्लोज्ड सिस्टम है, इसका मतलब क्या है, क्लोज सिस्टम किस टाइप के सिस्टम को बोलेंगे, इन दिस केस एनर्जी कैन एक्सचेंज, एनर्जी कैन एक्सचेंज बट मास कांट बी एक्सचेंज्ड। यहाँ क्लोज सिस्टम में क्या होगा, एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है बट मास का ट्रांसफर, मास का एक्सचेंज नहीं होगा सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच, है ना। एक और होता ओपन सिस्टम, जैसे कि मान लो कुछ इस तरह का कोई कंटेनर है, मान लो सपोज इस तरह से है, इस तरह से एक कंटेनर है ना। तो यहाँ पे ये ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम में क्या है कि मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सकता है सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच, है ना। यहाँ पे चूंकि ये कंटेनर क्लोज नहीं है तो मास इसमें एक्सचेंज हो सकता है, कुछ मास इसमें दिया जा सकता है, कुछ मास इसमें से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वॉल है, वॉल जो आप देख रहे हैं, ये कंडक्टिंग हो सकता है ना, नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है। तो यहाँ से जो है, अगर हम लोग जैसे यहाँ से ये सराउंडिंग है ना, तो सराउंडिंग और सिस्टम के बीच अगर किसी कारणवश अगर कुछ ऐसा अपरेटस तैयार किया जाए जिसमें एनर्जी को एक्सचेंज करा सकते हैं, जैसे कि मान लो ये एक ऐसा अपरेटस है जिसमें एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है और मास भी एक्सचेंज हो सकता है। एक बात ये भी है कि मास एक्सचेंज होने के लिए सिस्टम को, मतलब कंटेनर का कोई भी एक साइड से कहीं से भी ओपन होना जरूरी है ना। एंड अगर एनर्जी को एक्सचेंज होना है तो जरूरी नहीं है कि सिस्टम, मतलब कंटेनर का एक पार्ट ओपन हो तभी एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, अगर हर तरफ से क्लोज भी हो तब भी एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। यहाँ ये ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम का मतलब क्या है, बोथ मास एंड एनर्जी कैन एक्सचेंज, है ना। ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक बातें। हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे आगे, जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो क्वेश्चन भी करेंगे, उसमें हर टाइप का सिस्टम आएगा, है ना। तो अभी तो बस हम
आपको फिगर के थ्रू ऐसा दिखलाए हैं। क्वेश्चन में जब आएगा तो उसमें और भी क्लैरिटी आएगा कि हाँ किस तरह से, ऐसा नहीं है कि इसी तरह से बनाएंगे तभी वो ओपन हो सकता है, ठीक है, और भी अलग अलग तरीके से वो ओपन या क्लोज या फिर आइसोलेटेड हो सकता है। तो एग्जैक्टली जो है वो जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पर पता चलेगा कि किस तरह से वो है ना। बट बेसिक इज दिस, ठीक है। तो ये कुछ सिस्टम से रिलेटेड बातें थी, है ना। इसके बाद हम लोग अगर आगे बढ़ें तो और भी बहुत कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे कुछ और भी पॉइंट्स हम लोग अभी पढ़ेंगे। आप हेडिंग दे, इसको नोट कर लेना। एंड अभी हेडिंग दे थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, इसमें लिखें if two systems are at same temperature, if two systems are at same temperature, comma, they are said to be in thermal equilibrium. They are said to be in thermal equilibrium. जब दो सिस्टम सेम टेम्परेचर पे हो तो कह सकते हैं कि वो दोनों क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है ना। इसके बाद हेडिंग जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ, ZEROTH, जीरोथ लॉ। यहाँ पे किया ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं कि कंडक्टिंग जो है डाइथर्मिक भी हो सकता है, मतलब कुछ ऐसा है जिससे कि वो एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है ना। ऐसा नहीं कि कंडक्टिंग लिख दिया तो कंडक्टिंग ही होगा, डाइथर्मिक भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो हेडिंग किया जीरोथ लॉ, ZEROTH लॉ। जीरोथ लॉ में क्या बोला गया, ध्यान दे। जैसे मान लो कोई इस टाइप का अगर सिस्टम है, चल मान लेते हैं इस तरह से एक सिस्टम है एंड यहाँ भी एक हमने सेपरेटर एज्यूम किया। तो यहाँ पे भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। यहाँ भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये ए सिस्टम, दिस इज बी सिस्टम एंड दिस इज सी सिस्टम, इस तरह से है। यहाँ पे मान लेते हैं, जैसे देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए सी के कॉन्टेक्ट में टच में है। ये जो आप बॉन्ड देख रहे हो इसे हमने मान लिया कंडक्टिंग है। सपोज दिस इज कंडक्टिंग वॉल एंड ये जो वॉल है ये हमने बोल दिया एडियाबेटिक। मान लो कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पे और ये जो आउटर बाउंड्री है उसे आप कंडक्टिंग भी ले सकते हो, नॉन कंडक्टिंग भी ले सकते हो। तो मान लो इस तरह से है, तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि ए और सी के बीच में जो बाउंड्री है दैट इज कंडक्टिंग, है ना। तो यहाँ इन दोनों के अगर टेम्परेचर में कुछ डिफरेंस रहा होगा तो हीट अलाउ होगा, हीट ट्रांसफर होगा, और वो तब तक होगा जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो। मतलब कह सकते हैं कि इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन में ए एंड सी का टेम्परेचर क्या होगा, सेम, दैट इज ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। सिमिलरली बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में, है ना। जो टेम्परेचर इसका वही टेम्परेचर इसका, जो टेम्परेचर इसका वही टेम्परेचर इसका, तो जो टेम्परेचर इसका वही टेम्परेचर इसका। तो अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो कह सकते हैं कि ए और बी भी क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, हाँ। यहाँ पे इन इक्विलिब्रियम
इन थर्मल इक्विलिब्रियम कह सकते हैं टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी एंड टेम्परेचर ऑफ बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी. So this implies that temperature of A equal to temperature of B equal to temperature of C. This is called zeroth law. अगर A और B थर्मल इक्विलिब्रियम में है ना, सॉरी A और C थर्मल इक्विलिब्रियम में है, B और C थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो A और B भी क्या होगा, A और B भी क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में. दिस इज नोन एज zeroth law. तो इसमें आप स्टेटमेंट लिख लें, according to it, comma, if systems A and B are each in thermal equilibrium, if systems A and C are each in thermal equilibrium, सॉरी इसमें नेमिंग थोड़ा सुधार लो, हाँ, डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग डायग्राम में हमने जो माना उसमें क्या है, सी. हाँ, यहाँ पे आप इस तरह से लिखें, डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर लिखें तो, है ना, इस स्टेटमेंट को फिर से लिख लें. अकॉर्डिंग टू इट, इफ सिस्टम्स ए एंड बी आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अ थर्ड सिस्टम C, comma, then A and B are in thermal equilibrium. With each other. ठीक है. इसके बाद एक और लिखे थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम. बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो इक्विलिब्रियम 3 टाइप्स के होते हैं, एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, एक थर्मल इक्विलिब्रियम एंड थर्ड वन इज केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना. तो अगर किसी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो एक ऐसा सिस्टम जिसके पास मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी हो, केमिकल इक्विलिब्रियम भी हो, थर्मल इक्विलिब्रियम भी हो, तो कहेंगे कि वो सिस्टम थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में है ना. तो इसमें आप लिखें, अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम. A system is said to be in thermodynamical equilibrium when it is in a state of thermal, mechanical and chemical equilibrium. इसके बाद हेडिंग दे. एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स में शुरुआत में हम लोग को लिखना कुछ ज़्यादा है ना, क्योंकि इसमें नए टर्म्स हम लोग को जानने होंगे. हर एक छोटी बात को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स है तो बहुत आसान, जो भी क्वेश्चन आते हैं वो जनरली बन ही जाते हैं, बट वो तभी बन पाएंगे जब हम लोग ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखेंगे, है ना. तो हम लोग बड़ी बड़ी बातें सीखने वाले हैं, इसके लिए छोटी छोटी बातों को अभी पढ़ रहे हैं. तो आप अभी हेडिंग दें थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस. इसमें लिखें, if the state of a system changes in such a way that any of pressure P, volume V, temperature T, etc. changes, the process is called thermodynamical process. जैसे मान लो हमने किसी कंटेनर में गैस लिया, उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, है ना. तो कुछ हमने एक्सपेरिमेंट करा जिसके कारण से हो सकता है उसमें प्रेशर चेंज हुआ हो, वॉल्यूम चेंज हुआ हो, टेम्परेचर चेंज हुआ हो, एटसेट्रा, है ना. तो ये जो प्रेशर चेंज होना, वॉल्यूम चेंज होना, टेम्परेचर चेंज होना, तो ये जो चेंज होता है, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस. अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो कहेंगे एक प्रोसेस हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो कहेंगे प्रोसेस हो रहा है. कौन सा प्रोसेस? थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, है ना. टेम्परेचर चेंज हुआ कहेंगे थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस हुआ. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. इसके बाद हेडिंग दें
ये प्रोसेस और भी मतलब अलग अलग टाइप्स के होते हैं ना, तो सारे प्रोसेस को हम लोग बारी बारी पढ़ेंगे। तो कुछ और भी लिखें, साइक्लिक प्रोसेस, हेडिंग दे साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में लिखें if a system undergoing through a series of changes, if a system undergoing through a series of changes comes back to its initial state, comes back to its initial state, comma, the process is called cyclic, the process is called cyclic। जैसे यहाँ पे ध्यान दें, मान लो अगर हम बात करते हैं, हम लोग को ग्राफ का आइडिया तो है ही, है ना। मान लो सपोज ये कोई टेम्परेचर एक्सिस है एंड दिस इज सपोज प्रेशर एक्सिस है ना। अब साइक्लिक प्रोसेस में क्या हो सकता है कि वो जो भी प्रोसेस हो रहा हो, जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा हो सिस्टम ऑफ गैस पे, गैस सिस्टम पे, तो वो बहुत सारे स्टेप्स के थ्रू वो प्रोसेस हो रहा हो, है ना। एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, तब जाकर के वो फाइनली कंप्लीट प्रोसेस हुआ, है ना। तो यहाँ पे मान लो कुछ इस तरह से हमने जो भी एक्सपेरिमेंट करा उसका जब हमने ग्राफ प्लॉट करा तो किसी भी टाइप का वो आ सकता है। तो मान लो अगर सपोज इस टाइप का वो आता है, सपोज इस तरह से है ना। मान लो यहां से स्टार्ट हुआ था A B C D, ऐसा स्टार्ट हुआ था मान लो। तो आप यहाँ देख सकते हो, कह सकते हैं कि ये 4 स्टेप में कंप्लीट प्रोसेस हुआ। फर्स्ट स्टेप A to B, सेकंड स्टेप B to C, थर्ड स्टेप C to D एंड फोर्थ स्टेप D to A। तो जहां से स्टार्ट हुआ था फाइनली वहीं पे फिर पहुंच गया, तो कह सकते हैं कि ये 1 साइकिल कंप्लीट कर लिया, है ना। तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। जरूरी नहीं कि वो इसी तरह का ग्राफ आए, किसी भी टाइप का वो इन जनरल ग्राफ हो सकता है। ये टेम्परेचर है, मान लो ये वॉल्यूम है, जरूरी नहीं कि प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर हो, कोई भी 2 हम लोग डेटा ले सकते हैं, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, मान लो इस तरह से प्रोसेस हुआ, वो जहां से स्टार्ट हुआ था A और ये मान लो B, तो A to B फिर B to A to B प्रोसेस हुआ 1 स्टेप, और सेकंड स्टेप में B to A हुआ, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे एंड हुआ। तो दिस इज ऑल्सो साइक्लिक प्रोसेस। इस तरह से इनफाइनाइट तरीका से वो साइक्लिक प्रोसेस कर सकता है ना। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद हेडिंग दे थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ अ गैस, थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ अ गैस। थर्मोडायनेमिक स्टेट का मतलब है, जैसे अगर हम किसी गैस सिस्टम की बात करें कंटेनर में, तो उसके पास कुछ प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा, है ना, अलग अलग क्वांटिटी होंगे उसके पास। तो जो भी ये प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, वॉल्यूम होता है, एक्सेट्रा वगैरह, इन सभी को हम लोग बोलते हैं स्टेट। इसमें आप लिखें फिर हम लोग समझेंगे। हाँ, इसमें लिखें थर्मोडायनेमिक स्टेट इज डिफाइंड एज, thermodynamic state is defined as its volume, temperature, pressure at a particular point, at a particular point। इसको थोड़ा फिगर से लोग समझ लेते हैं। जैसे ध्यान दें, मान लो कुछ इस टाइप का, ये मान लो टेम्परेचर एक्सिस है, ये मान लो प्रेशर एक्सिस है, या चलो ये भी मान लेते हैं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो मान लो हमने एक गैस सिस्टम लिया जिसपे हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करा, उस एक्सपेरिमेंट में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को हमने रीड करा, और जो भी रीड करके डेटा मिला उन सभी को हमने ग्राफ में प्लॉट करा। तो ग्राफ में जब प्लॉट करा तो वो कुछ इस टाइप का कर्व मिला, सपोज ऐसा कर्व मिला सभी डेटा को जब हमने ज्वाइन करा, तो है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग, ये अलग अलग इंस्टेंट है, ऐसा नहीं कि किसी एक ही इंस्टेंट का ग्राफ है, ये अलग अलग इंस्टेंट का ग्राफ है ना। अगर हम लोग देखें, जैसे 2 इंस्टेंट अगर हम लोग एज्यूम करते हैं, मान लो एक ये इंस्टेंट है और एक ये इंस्टेंट है, यहाँ पे वॉल्यूम होगा, मान लो प्रोसेस कुछ इस तरह से हुआ है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एरो हमें ये बतलाने की कोशिश कर रहा है कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, एंड इसका ये जो हाइट है वो डिक्रीज कर रहा है, मतलब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और प्रेशर लगातार डिक्रीज हो रहा है। मान लो दिस इज द इनिशियल स्टेट,
दिस इज इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट का आने का मतलब जब हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करा था t इज इक्वल टू 0 तो उस समय यहाँ पे ग्राफ था एंड दिस इज सपोज फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट हाँ, यहाँ पे कुछ डेटा रहा होगा, मान लेते हैं ये सपोज V1 है, दिस इज V2 एंड दिस प्रेशर इज P1 एंड दिस प्रेशर इज P2। तो अगर हम लोग इनिशियल स्टेट की बात करें तो ध्यान होगा आप लोग पढ़े थे इक्वेशन ऑफ स्टेट PV इक्वल टू nRT फॉर आइडियल गैस है ना। तो अगर इस स्टेट में हम लोग इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, PV इक्वल टू nRT। तो यहाँ का प्रेशर ध्यान रखिए, जब भी हम लोग PV इक्वल टू nRT अप्लाई करते हैं तो वो पूरे प्रोसेस के लिए नहीं होता, वो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए होता है, पर्टिकुलर पॉइंट के लिए होता है। तो जिस पॉइंट पे आप आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करते हो सारा डेटा उसी पॉइंट पर का हमें लेना होता है। तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे लिखना चाहे इक्वेशन ऑफ स्टेट तो यहाँ का प्रेशर कितना है P1, वॉल्यूम कितना है V1, P1 V1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मान लो गैस का N है तो ये NR और यहाँ पे टेम्परेचर कुछ रहा होगा मान लेते हैं T1। तो अगर इस इंस्टेंट पे हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन लिखेंगे तो ये लिखना होगा, ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि P1 V1 इक्वल टू NR टेम्परेचर यहाँ का ले लेंगे, ऐसा नहीं। अगर P1 V1 यहाँ का लिए हैं तो टेम्परेचर भी यहीं पर का लेंगे एंड नंबर ऑफ मोल्स भी उसी इंस्टेंट पर का लेंगे। कभी कभी नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज हो सकता है इन केस ऑफ ओपन सिस्टम है ना, वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। हाँ, अगर फाइनल स्टेट के केस में बात करें तो यहाँ पे हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन लिख सकते हैं P2 V2 इक्वल्स टू nRT2। अगर हम लोग क्लोज्ड सिस्टम या फिर आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स दोनों जगह क्या रह जाएगा, सेम, n चेंज नहीं होगा। और इन जनरल अगर बात करें तो n भी चेंज कराया जा सकता है, यहाँ n1 और यहाँ n2 है ना। तो बस ध्यान ये रखना है कि जो भी हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो जहाँ पे जिस इंस्टेंट पे अप्लाई कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हैं, सारा डेटा उसी कंडीशन का उसी इंस्टेंट का होना चाहिए। ठीक है, तो ये था थर्मोडायनेमिक स्टेट है ना, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस और अब असलियत में थर्मोडायनेमिक्स का न्यूमेरिकल व्यू स्टार्ट होगा। अभी तक हम लोग इंट्रोडक्शन ले रहे थे, बेसिक बेसिक बातें पढ़ रहे थे, अब स्टार्ट होगा न्यूमेरिकल व्यू जो कि हम लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा है ना। पर ये भी ध्यान रखें कि अभी तक जो पढ़े हैं इन सब के बिना हम लोग आगे का पढ़ाई नहीं समझ पाते। ठीक है, ये सब बेसिक बातें हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।